नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी, जिसकी पहली अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग करने वाले हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट कवर, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अंक अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा। और आज हम लोगों का पहला प्रश्न होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें और क्वेश्चन आंसर का नोट्स भी बनाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, समोच्च या समवर्ती कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समोच्च या समवर्ती कृषि से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों इसका आंसर देना है। समवर्ती कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसमें मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। समोच्च या समवर्ती कृषि से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों ये जो समवर्ती कृषि जो है एक ऐसी पद्धति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि को जो है उपजाऊ बनाए रखने में सहायक होती है। तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो बच्चों इसका आंसर देंगे, बहुत प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाभ हानि के लिए बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इस परियोजना के विशेष उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, सिंचाई हेतु जल पूर्ति, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन, मछली पालन, पर्यटन आदि, ठीक है। भारत में अनेक परियोजनाएं नदियों पर विकसित हुई है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि, ठीक है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो फट से जवाब देना है बच्चों। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण विशेषज्ञों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को नर्मदा के तटों पर स्थित सरदार सरोवर बांध के लिए विशेष प्रेरित करता है, ठीक है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। यह एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते हैं, खासकर जब परिक्षेत्र में निर्भर उपभोग होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल संचय प्रबंधन क्या है। जल संचय प्रबंधन क्या है, तो फट से जवाब देना है। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयुक्त उपयोग कर उत्पादन, कृषि, वाणिज्य, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
इससे पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान के बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो फीस के तौर पर आप मुझे ये दे सकते हैं। ठीक है, और देना भी चाहिए। ठीक है, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे, लग रहा है आपको कि नहीं मेहनत हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इतनी सा तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिस बच्चे को नोट्स की ज़रूरत हो, जिस बच्चे को लगे कि ये पीडीएफ हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप मुझे ये दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पीडीएफ जो है ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। पीडीएफ लें और पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप 440 प्लस मार्क्स ला सकें, 440 प्लस मार्क्स ला सकें। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि इस पर कॉल नहीं होगी, क्योंकि इस नंबर में जो है ना हमारे बैलेंस नहीं है। इस नंबर में हम बैलेंस बहुत ही कम ही रखते हैं। ठीक है, तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, साधित जोहड़ टांका क्या है। ठीक है, चलिए आंसर दे रहे हैं बच्चों। सूखे एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, ताकि उस जमा पानी से खेती हो सके। राजस्थान के जैसलमेर में ऐसे गड्ढों को परंपरागत जोहड़ कहा जाता है तथा अन्य क्षेत्रों में टांका कहा जाता है। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। सूखे एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, ताकि उस जमा पानी से खेती हो सके। राजस्थान के जैसलमेर में ऐसे गड्ढों को परंपरागत जोहड़ कहा जाता है तथा अन्य क्षेत्रों में टांका कहा जाता है। तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की तीन प्रमुख योजनाओं का नाम लिखें। ठीक है, तो बच्चों फट से जवाब देना है। बिहार की 3 प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है। पहला है बच्चों सोन नदी जल वितरण परियोजना। नेक्स्ट है बच्चों गंडक नदी जल वितरण परियोजना। नेक्स्ट है बच्चों कोसी नदी जल वितरण परियोजना। ठीक है, आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सोन नदी जल वितरण परियोजना का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना का उल्लेख करें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब देना है बच्चों फट से। सोन नदी जल वितरण परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और प्रमुख पहली परियोजना है। ठीक है, पहली परियोजना है। इस परियोजना का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा 1874 में किया गया था। इस परियोजना का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने ईस्वी में? 1874 ईस्वी में किया गया था। इसके जल में सिंचाई होती थी और फसल का अच्छा उत्पादन होता था। इसकी कुल लंबाई जो है ना बच्चों 130, कितना बच्चों? 130 किलोमीटर है। ठीक है, जिससे डिहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशा में नहर निकाली गई है। ठीक है,
दोबारा रिपीट करेंगे। सोन नदी जल वितरण परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और प्रमुख पहली परियोजना है। इस परियोजना का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा 1874 में किया गया था। इसके जल से सिंचाई होती थी और फसल का अच्छा उत्पादन होता था। इसकी कुल लंबाई बच्चों 130 किलोमीटर है, जिससे डिहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशा में नहर निकाली गई है। तो चलिए बच्चों, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं वन्य प्राणी क्या है? वन एवं वन्य प्राणी क्या है? तो आंसर देंगे बच्चों, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के सुंदर सहचर है। ठीक है, पृथ्वी का सुंदर रूप है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। दोबारा पुनः एक बार फिर रिपीट करेंगे कि जिस बच्चे को इनकी पीडीएफ की ज़रूरत हो, लगे कि नहीं ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप मुझे ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो बेझिझक फ़ोन उठाएं, कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के आधार पर वनों की कितनी वर्गों में रखा जा सकता है? भूगोल के आधार पर वनों को कितनी वर्गों में रखा जा सकता है? या फिर आप इसे ये बोल सकते हैं, प्राकृतिक के आधार पर वनों को कितनी वर्गों में रखा जा सकता है? ठीक है, तो बच्चों इनका आंसर देना है, भूगोल के बदलते आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक के बदलते आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा है बच्चों सघन वन। तीसरा है बच्चों खुले वन। चौथा है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। अब पांचवा है बच्चों मैंग्रोव वन यानी लवणीय वन। ठीक है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव तथा लवणीय वन क्या है? ठीक है, मैंग्रोव तथा लवणीय वन क्या है, तो इसका आंसर देंगे, मैंग्रोव अथवा लवणीय वन समुद्र एवं तटीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आंध्र, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन प्रमुख है। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे, मैंग्रोव अथवा लवणीय वन समुद्र एवं तटीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आंध्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन प्रमुख है। भूमि एवं अजमाल में नित्याचार विकसित हो जाते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव अथवा लवणीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा वनों का वर्गीकरण। वनों का जो है वर्गीकरण बताना है, फट से जवाब देना है। वनों को प्राकृतिक घटाओं और उनके उपयोग के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो बच्चों पहला है हमारा आरक्षित वन, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। ऐसे वन जिनमें बिना सरकारी अनुमति के ना तो लकड़ी काटी जा सकती है और ना ही पशुओं को चराया जा सकता है, ये वन पूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं। इन वनों का उपयोग करने पर कानूनी प्रतिबंध होता है। पर्यावरण संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो बच्चों आरक्षित वन है ना, रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ऐसे वन जो होते हैं ना, जो सरकारी जो है अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के ना तो आप लकड़ी काट सकते हैं ना पशु चरा सकते हैं। ठीक है, ये वन पूर्ण रूप से संरक्षित होते हैं। ठीक है, यानी कि निगरानी में होते हैं।
इन वनों का उपयोग करने पर कानूनी प्रतिबंध होता है। पर्यावरण संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए दूसरा है बच्चों संरक्षित वन। दूसरा है हमारा संरक्षित वन, ठीक है। तो इसका जवाब देना है, ऐसे वन जिनमें लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति कुछ विशेष नियमों और शर्तों के अनुसार दी जाती है। सीमित उपयोग की अनुमति होती है, सरकार द्वारा नियंत्रित और नियमबद्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सीमित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोबारा रिपीट करेंगे कि जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, जिसे भी लगे कि नहीं ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप ये हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेझिझक फ़ोन उठाएं और नंबर को डायल करें, कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों तीसरा वन है हमारा अवर्गीकृत वन, ठीक है, अवर्गीकृत वन। तो बच्चों इनका जवाब देना है, ऐसे वन जिनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार की ओर से कोई विशेषज्ञ प्रतिबंध नहीं होता। ये वन सामान्यतः गांवों या दूर दराज इलाकों में होते हैं। स्थानीय लोग स्वतंत्र रूप से इनका उपयोग करते हैं। कई बार अंधाधुंध दोहन के कारण ये वन संकट में आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे 3 वनों की वर्गीकरण जो हम लोगों ने किए। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय वन क्या है। हिमालय वन क्या है, तो बच्चों आंसर देना है, हिमालय वन हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्राकृतिक वन है, ठीक है। इन वनों में अनेक प्रकार की दुर्लभ और औषधीय वनस्पतियां पाई जाती है। ये वन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य उत्तरी पर्वतीय राज्यों से मिलते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष जो है बच्चों ध्यान देना है, देवदार, चीड़, बांज, बुरांस आदि। ये वन जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। यहाँ से कई औषधियाँ और संसाधन निकाले जाते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, वेटलैंड क्या है। वेटलैंड क्या है, तो बच्चों फट से जवाब देना है, निम्न भूमिय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं, जिसका स्थानीय नाम चोर आंगरसोन ताल कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्थल जीवों के आवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव क्या कारण है। छोटा सा क्वेश्चन है, स्थल जीवों के आवास पर प्रतिकूल प्रभाव के 3 प्रमुख कारण है बच्चों, ठीक है। तो पहला है हमारा प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। तो जवाब देना है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जैसे मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, दलदल, पहाड़ियाँ, तटीय आदि में हो रही अनावश्यक शहरीकरण की सुविधाओं की वृद्धि के कारण प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है। दूसरा है बच्चों मेरा प्रदूषण जनित समस्या। क्या है बच्चों, प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते हुए प्रदूषण, फ्राक्सीनी
विसर्जन, असंतुलन आदि के कारण भी वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों ध्यान दें। तीसरा है हमारा आर्थिक लाभ। क्या है बच्चों? आर्थिक लाभ। जवाब देना है रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढक, पक्षियों, छोटे जंतुओं, जानवरों, कछुआ, तेंदुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों का अवैध शिकार कर उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, अवैध शिकार कर उन्हें बेचा जाता है। एक बुलेट पॉइंट बनाए बच्चों, इन पर भी ध्यान देना है। ये तीनों प्रकार के वन्य जीवों की काली बाजारी का मुख्य केंद्र है। क्या है बच्चों? ये तीनों प्रकार के जो वन्य थे, अभी अभी जो हम लोग पढ़े, जीवों की जो है ना काली बाजारी का मुख्य केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? चलिए जवाब देंगे संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों की सूची बनाने का कार्य सर्वप्रथम 1970 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर तथा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संयुक्त रूप से जो सूची बनाई गई उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इनमें संकटग्रस्त प्रजातियां संकेतात्मक रूप से निहित होती है। ठीक है, चलिए बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर बढ़ेंगे। जैव अपहरण क्या है? ठीक है, जैव अपहरण क्या है? तो बच्चों जवाब देना है प्राकृतिक जीवों तथा औषधीय पौधों की विकास की प्रक्रिया में निहित औषधीय गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। हेराफेरी को क्या बोलेंगे बच्चों? हेराफेरी को जैव अपहरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य जीव किसे कहते हैं? तो इनका आंसर देना है फट से, तेजी से, विलंब नहीं करना है, फट से जवाब देना है। क्या देना है? प्राकृतिक अधिवास एवं वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पादप यानी कि पौधे, बच्चों पादप का मतलब होता है पौधे, और जंतु दोनों ही वन्य जीव के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? तो जवाब देना है भूमंडल पर हम सभी जीवों का एक आवास है जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल जीव भी पाए जाते हैं। यह वृक्ष, पशु और जीवाणुओं के करोड़ों जीवधारियों का एक अभिसरण यानी कि समूह है जिसे जैव विविधता कहा जाता है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खनिज संसाधन क्या है? खनिज संसाधन क्या है? तो बच्चों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये कंटेंट लाते हैं। ठीक है, तो आपकी ओर से तो थोड़ा सा बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के पास लेकर आए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए तो खनिज संसाधन क्या है इनके बारे में जानेंगे। चलिए जवाब देना है खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट करेंगे। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के साथ बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं?
तो बच्चों जवाब देना है। खनिज सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं हमारे धात्विक खनिज, पहला क्या होते हैं? धात्विक खनिज। और दूसरा होते हैं बच्चों अधात्विक खनिज, दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं। लौह तत्व युक्त खनिज और अलोह तत्व युक्त खनिज को धात्विक खनिज कहा जाता है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं बच्चों लौह, ठीक है, लौह खनिज और अलोह खनिज को धात्विक खनिज कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है वह लोहे युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, ठीक है बच्चों। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वे अलोह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा आदि, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान देना है, जिन खनिजों में लोहे का अंश अगर पाया जाता है तो वह जो है लौह अयस्क, ठीक है, मैग्नीज होता है, क्या होता है? लौह तत्व युक्त खनिज होता है, ठीक है। और जिन खनिजों में बच्चों लोहे की अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, सीसा, इस सब में लोहे का अंश नहीं होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अलोह तत्व युक्त। क्या बोलेंगे बच्चों? अलोह तत्व युक्त, ठीक है। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? फट से जवाब देना है बच्चों। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु प्राप्त नहीं होती, जिनमें धातु प्राप्त नहीं होती, यह दो प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है बच्चों हमारा कार्बनिक खनिज। क्या है बच्चों? कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है। कार्बनिक खनिज में इसमें जीवाश्म होते हैं, उदाहरण जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अकार्बनिक खनिज। नेक्स्ट क्या है? अकार्बनिक खनिज, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे अभ्रक, जिसे हम लोग माइका भी बोलते हैं, ग्रेफाइड आदि, ठीक है। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं? अकार्बनिक खनिज में। और जीवाश्म होते हैं किन में होते हैं? तो कार्बनिक खनिज में, ठीक है। तो बच्चों दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है, कि जिन भी बच्चों को लगे कि ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिन भी बच्चों को लगे कि ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप बेझिझक मुझे इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मैं आपसे यही एक उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। और ये जो है मेरा फी के तौर पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त की जा रही है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहें, जुड़े रहें, आपको पूरा जो है चैप्टर कराने वाले हैं, यानी कि पूरा बुक करा देंगे। टेंशन मुक्त रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरा का पूरा कोर्स करा कर जाएंगे।
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ साथ आपको जो है PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।